अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम दूसरे सब्जेक्ट का आगाज़ करते हैं, एडवांसेस इन मेडिकल लेबॉर्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सब्जेक्ट की बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह इसमें एडवांसेस इन मेडिकल लैब नाम से ही पता चलता है कि इसमें एडवांसेस होगी। ठीक है, एडवांसेस किन चीज़ों की होगी मेडिकल लैब में, जो टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। जिस तरह एलाइज़ा है, पीसीआर है, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं, और रेडियो अमीनो एसिड टेक्निक्स हैं, और सीक्वेंसिंग वगैरह हैं। तो ये सारे हम वन बाई वन पढ़ेंगे मेडिकल लैब, एडवांसेस इन मेडिकल लैब में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एलाइज़ा। ठीक है, एलाइज़ा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड अमीनो सॉल्वेंट एसे। ठीक है, तो एलाइज़ा में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो एंजाइम लिंक्ड होगी एक अमीन रिएक्शन के साथ। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड विद अमीन रिएक्शन। और सॉल्वेंट ऐसे का क्या मतलब है, सॉल्वेंट का मतलब है कि हमारे पास जो सरफेस होगी जिसके ऊपर ये रिएक्शन होगी, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और ऐसे का मतलब है एक प्रोसीजर, एक टेक्निक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह एंजाइम लिंक्ड रिएक्शंस होते हैं, अम्यून रिएक्शन होते हैं। अम्यून रिएक्शन का क्या मतलब है, अम्यून रिएक्शन का मतलब ये है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे कंटेंट्स क्या होंगे, हम सबसे पहले एलाइज़ा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम जनरल पढ़ेंगे कि एलाइज़ा क्या है और किस तरह परफॉर्म होती है। फिर इसके बाद हम इसकी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे कि एलाइज़ा के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या हमें चाहिए होगा। ठीक है, और इसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोसीजर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और ये हम हर एक टेक्निक के अलग अलग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एलाइज़ा के क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, और प्रोसीजर क्या है, और इस तरह इनडायरेक्ट एलाइज़ा की, और सैंडविच एलाइज़ा की, और कम्पिटिटिव एलाइज़ा की। ये हर एक जो टाइप है ये अलग अलग इसकी एप्लीकेशंस हैं, और प्रोसीजर भी इसके अलग अलग हैं। ठीक है, और फिर फाइनली हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ओवरऑल एप्लीकेशंस। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है ओवरऑल। तो एलाइज़ा बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। ठीक है, और इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के नतीजे में ही हमें कलर मिलेगा। ठीक है, और इस कलर से फिर हम रिज़ल्ट लेंगे। 1971 में ये एक दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, पीटर पर्लमैन एंड ईवा इंगवेल ने स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी में, जो कि स्वीडन में है। तो इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और फिर 1971 के बाद ये एक्सप्लोर होता जाता रहा। ठीक है, और ये आजकल एक कॉमन टेक्निक है जो कि मोस्ट लैब्स में ये परफॉर्म होती है। ठीक है, it is a common laboratory technique which is usually used to measure the concentration of antibodies or antigens in a blood. ठीक है, तो ये आजकल एक कॉमन टेक्निक है। तो इस टेक्निक के थ्रू हम एंटीजन या एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड से, होल ब्लड से या सीरम से। ठीक है, होल ब्लड से मेरा नहीं करते हैं, सीरम से करते हैं। एलाइज़ा इज़ प्लेट बेस्ड ऐसे टेक्निक which is used for detecting and quantifying substances such as peptides, proteins, antibodies and hormones. ठीक है, ब्रॉडली अगर हम बात करें कि हम एलाइज़ा को, मतलब एलाइज़ा में क्या क्या डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एलाइज़ा में हम ब्रॉडली हम पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ एंड हार्मोन्स डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स में जिस तरह TSH हार्मोन है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन जितने हैं ये हम एलाइज़ा के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एंटीबॉडीज़, जब हमारे पास बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट होगी, ठीक है, वो हम डिटेक्ट करेंगे। या हम जो वायरस जो है ना बॉडी में प्रेजेंट है उसी को ही डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो वायरस है उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, या प्रोटीन जिस तरह एल्बुमिन्स वगैरह हैं, और ये हम डिटेक्ट करते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू।
ELISAs और टिपिकली परफॉर्म इन 96 वेल पॉलीस्टीरीन प्लेट्स, ठीक है। ELISA के लिए जो हमारे पास जो प्लेट्स आती हैं वो 96 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। बाउंडेड प्लेट्स होती हैं, 96 वेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। एक प्लेट होती है और इसमें 96 वेल्स होते हैं जो कि पॉलीस्टीरीन से बने होते हैं, ठीक है। जब हम आगे इसकी सारी प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है, कि ELISA में वो स्टेप बाय स्टेप के हम क्या क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, ठीक है। और इसकी जो प्रोसीजर होती है हर एक किट के साथ एक लिटरेचर आती है और इसमें इसकी प्रोसीजर की डिटेल दी हुई होती है, ठीक है। कि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसको हम इंक्यूबेट करते हैं और फिर इसके बाद हम सीरम डालते हैं और फिर उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं और फिर इसके बाद हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमें लिटरेचर में दिए होते हैं और इसमें माइनर चेंजेस होते हैं हर एक किट के साथ, मतलब वेरीज करते हैं ये। तो जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमने 96 वेल का जो हमारे पास प्लेट आता है तो इसमें ओवरऑल हम 94 सैंपल रिकमेंडेड जो जिस तरह मतलब लॉक करते हैं, ठीक है। तो 96 वेल का प्लेट है तो इसमें तो हमारे पास 96 सैंपल ही आने चाहिए। हर एक वेल में जो हम अलग अलग से सैंपल डालेंगे, ठीक है। एक वेल एक सैंपल के लिए काम करती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी एक पिक्चर दिखाऊं कि ये 96 वेल प्लेट्स किस तरह होती हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लें, इसके ये स्ट्रिप्स हैं, ये जो एक स्ट्रिप निकाला हुआ है इस 96 वेल प्लेट्स हैं, ठीक है। और हर एक स्ट्रिप में 8 सैंपल होते हैं, ठीक है। और ये टोटल 96 वेल्स हैं एक ही प्लेट में, ठीक है। तो जो 96 वेल प्लेट हैं तो हम जब ये ओवरऑल प्लेट रन करेंगे तो इसके लिए हमने एक काम करना होता है, ठीक है। हमने इस 96 वेल प्लेट में 94 सैंपल्स रन करने होते हैं, ठीक है। और 2 वेल्स हमने स्पेयर रखने होते हैं। वो क्यों स्पेयर रखने होते हैं, इसके साथ हमने कंट्रोल्स रन करने होते हैं। कंट्रोल्स 2 किस्म के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल हम रन करेंगे और नेगेटिव कंट्रोल साथ में रन करेंगे, ठीक है। नेगेटिव कंट्रोल हमें क्या बताएगी, जब हम एक ओवरऑल रिएक्शन 96 वेल का परफॉर्म करते हैं तो नेगेटिव कंट्रोल में हमारे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आनी चाहिए, मतलब नेगेटिव रिज़ल्ट आनी चाहिए, ब्लैंक रिज़ल्ट आनी चाहिए, ठीक है। ये ब्लैंक आनी चाहिए। अगर इसमें हमारे पास कोई रिज़ल्ट आती है, कोई कलर हमें देता है, ये वाला वेल जो नेगेटिव के लिए हमने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, इसमें हमारे पास कोई मतलब कलर्स वगैरह प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है कि ये हमने जो प्रोसीजर किया हुआ है ये गलत है, इसमें कोई कंटामिनेशन है, ठीक है, या कोई और रीज़न से इसमें कलर्स प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, या हमने किसी पॉजिटिव सैंपल से एक इसकी मतलब थोड़ा सा उसमें चला गया है, कंटामिनेशन हुई है, ठीक है। तो फिर ये गलत होगी हमारी रिएक्शन। और पॉजिटिव कंट्रोल हमें क्या बताएगी, पॉजिटिव कंट्रोल का रिज़ल्ट जो पॉजिटिव वेल होगी उसमें हमारे पास रिज़ल्ट आनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक है। या तो हमारे जो किट में हमारे पास जो केमिकल्स रिएजेंट्स आए हैं, ठीक हैं, ये इसके टेम्परेचर की वजह से या किसी और वजह से ये डिजेनरेट हुई है, ठीक है, इसमें डिस्ट्रक्शन काज हुई है, तो इस वजह से हमारे पास ये पॉजिटिव का रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। इसके फिर कई रीज़न्स हो सकते हैं और भी बहुत से रीज़न्स हैं। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉजिटिव वेल होगी उसमें हमारे पास पॉजिटिव रिज़ल्ट आनी चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव सैंपल्स की तरह। और नेगेटिव वेल में हमारे पास नेगेटिव रिज़ल्ट आनी चाहिए, ठीक है। एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स प्रेजेंट इन अ सीरम आर कैप्चर्ड बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी कोटेड ऑन द सॉलिड सरफेस, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे पास सीरम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये एंटीजन या एंटीबॉडी हमारे पास इसके अगेंस्ट कोरिस्पॉन्डिंग जो एंटीजन एंटीबॉडी होगी वो हमारे पास ये सॉलिड सरफेस की बात जो हो रही है, ठीक है, ये डीप वेल प्लेट ये जो वेल है ना इसकी बात हो रही है, इसके ऊपर हमारे पास अटैच होगी, ठीक है। इसके बैकग्राउंड में ये है कि हमारे पास जो वेल आएगी, ठीक है, या ये खाली होगी, इस पर ना एंटीजन होगी ना एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अगर इसमें ना एंटीजन है और ना ये खाली है, ना एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, तो फिर हमने इसके ऊपर या एंटीजन या एंटीबॉडी कोट करनी होगी, ठीक है। या फिर हमारे पास इस वेल में एंटीबॉडी अटैच है, ठीक है।
जब इस वेल में एंटीबॉडी अटैच होगी, जो हमारे पास जो छोटे छोटे वेल्स होंगे, इस वेल में एंटीबॉडी अटैच है फॉर एग्जांपल, तो फिर हमने सीरम में क्या डिटेक्ट करना होगी, एंटीजन डिटेक्ट करनी होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास एंटीजन जो वेल पर कोटेड है, ठीक है, तो फिर हमने सीरम में क्या डिटेक्ट करनी होगी, एंटीबॉडी, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। फिर हम इससे जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारे किसी यूज़ के नहीं होंगे और गैर ज़रूरी होंगे, ठीक है, उसको हमने वॉश करना होता है, ताकि पेवर जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट मीन जो एंटीजन एंटीबॉडी जिन्होंने रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है, वो वाले अटैच होंगे, और जो बाकी एक्स्ट्रा एंटीजन एंटीबॉडीज़ हैं वो हमने इससे वॉश करने होते हैं, ठीक है। और उसको वॉश करने के बाद हमारे पास जो पेवर रिएक्टेंट्स रह जाएंगे, ठीक है, फिर हम उसकी रिज़ल्ट लेंगे, और एलाइज़ा रीडर इसके लिए अपनी मशीन आती है, ठीक है, उसके थ्रू हम रिज़ल्ट इसकी फिर रीडिंग लेंगे। वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा कि मतलब एलाइज़ा रीडर किस तरह है और किस तरह वो रिज़ल्ट मतलब रिकॉर्ड करता है, ठीक है। When a suitable substrate is added, the enzyme reacts with it to produce a color. This color produces a measurable as a function or a quantity of antigen or antibodies present in the given sample. ठीक है, जब हम एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन में जो एंजाइम हमने ऐड किया होता है, ठीक है, ये मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप लोगों को आगे समझ आ जाएगी, ठीक है, कि एंजाइम हमने कब ऐड करना है और क्यों ऐड करना है, ठीक है, और एंजाइम के अगेंस्ट हमने सबस्ट्रेट ऐड करना है, ठीक है। और उस सबस्ट्रेट को रिएक्शन के सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें एक कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इस कलर को फिर हम 450 नैनोमीटर वेवलेंथ पर हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। और इस मेजरमेंट के बाद हमें मशीन एक वैल्यू देगी, ठीक है, कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जो वायरस या जो एंटीजन या एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसकी हमें कंसंट्रेशन बताएगी फिर, ठीक है। इसके बाद हम इसकी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लेकिन प्रिंसिपल पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम से क्लियर कर दूं। ये हमारे पास जो रेड ब्लैक लाइन है, ठीक है, सबसे ऊपर, इसके ऊपर हमारे पास एक वायरस है, ठीक है। ये एक वेल आप लोग कंसिडर कर लें, ठीक है, जो कि हमारे पास MTI है, ठीक है। इस पर हमने एक सैंपल डाल दिया, ठीक है, जिसमें एक वायरस है, उसको हमने डिटेक्ट करना है, ठीक है। उस वायरस को हमने डाल दिया, और वो वायरस, ये मेम्ब्रेन जो वेल की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये ब्लैक, ये इस वायरस के लिए सेंसिटिव होगी, ठीक है। तो ये वायरस इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगी, और जो बाकी एक्स्ट्रा कंटामिनेशंस या प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स वगैरह वगैरह जो भी हो गए, उसको हमने वॉश करना होता है, ठीक है। उसको वॉशिंग करने के बाद हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ये वायरस रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डालनी होगी, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ कहाँ से आएगी, ये सीरम से नहीं आएगी, ये हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल किट्स होंगे, ठीक है, उसमें से एंटीबॉडीज़ अवेलेबल होगी, इसको हमने उठा के इस वेल में डालना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो वायरस हमने कोट किया है ये हमने सीरम से डाला है, ठीक है। और इसके बाद जो एंटीबॉडीज़ हमने डाली है वो कमर्शियली अवेलेबल किट से हमने डाली है, ठीक है। और जब वायरस प्रेजेंट होगी तो तब ये एंटीबॉडी जो है ना इस वायरस के साथ रिएक्शन करेगी, अटैच होगी, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ को आप देख लें, इसके ऊपर एक ब्लू ओवल डॉट है, ठीक है। ये ओवल डॉट क्या है, ये एंजाइम कंजुगेट है, ठीक है। इस एंजाइम कंजुगेट के थ्रू ही हमें फिर एक कलर मिलेगी। इस एंजाइम कंजुगेट के साथ हम आखिर में फिर ये देख लें आप सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, ठीक है, और सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमें एक कलर मिलेगा, ठीक है। मोस्टली जो एलाइज़ा परफॉर्म होते हैं तो इसमें जो फाइनली हमें कलर मिलता है वो अंबर कलर होता है, ठीक है। अंबर कलर जिस तरह यूरिन का कलर होता है नॉर्मली, वो वाला कलर हमें देगा, और इस कलर की इंटेंसिटी को फिर हम देख के हम मशीन हमें रिज़ल्ट देती हैं। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि वायरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ उस वायरस के साथ अटैच हुई है, और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो एंजाइम है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और हमें कलर ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल पढ़ते हैं।
एन एंजाइम कंजुगेटेड with antibody react with a colorless substrate to generate a colored product। ठीक है, एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम होता है, ठीक है, वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर आप देख लें, ये एंजाइम है, ठीक है, ये ऊपर वाला इसके साथ एक कंजुगेटेड एंजाइम एंटीबॉडी के साथ, और इसके ऊपर हमने सबस्ट्रेट डाल दिया और इनका रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और ये देख लें एक कलर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो मतलब जस्ट आपको दिखाई दे इस तरह दिख रहा है कि ये एक सिर्फ ग्लो हो रहा है। ठीक है, जो हमारे पास रियल में फिर ये एक येलो कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो सबस्ट्रेट हम डालते हैं, ठीक है, ये कलरलेस होता है, और ये कलरलेस सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ रिएक्शन करके हमें कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल देख लिया आप। एंटीबॉडीज रिएक्ट विद कलरलेस सबस्ट्रेट टू जनरेट अ कलर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सच सबस्ट्रेट इज कॉल्ड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट होगी, ठीक है, इसको हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, अ नंबर ऑफ एंजाइम हैव बीन यूज्ड फॉर ELISA सच एज अल्कलाइन फास्फेटेज, हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज, ठीक है, एंड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं जो कि कॉमनली ELISA में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट सच एज ऑर्थोफिनाइल डाइअमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, ये पेरोक्सिडेज जो हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज हैं, इसके लिए जो सबस्ट्रेट हैं वो ऑर्थोफिनाइल डाइअमाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड है। ठीक है, और जो अल्कलाइन फास्फेटेज है, इसके लिए जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो क्या है, पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट है। ठीक है, जो कि हमारे पास हाइड्रोलिसिस के बाद जो इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होती है, इसके नतीजे में फिर हमारे पास एक कलर्ड प्रोडक्ट आपको देगा एंड में। ठीक है, ये डायग्राम है जिसे हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को कहा हुआ है कि कोई भी कन्फ्यूजन हो या आप लोगों को कोई फर्दर डिटेल चाहिए या कोई आप लोगों को समझ ना आई कोई पॉइंट, तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, ठीक है, ELISA के लिए। ELISA जब हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये वाली रिक्वायरमेंट जो लिस्ट मैंने दी हुई है, ठीक है, ये सारी आपने सबसे पहले ये पूरी करनी है, अपने फ्रंट में रखनी है। ठीक है, और इसके बाद आपने ELISA शुरू करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ELISA प्लेट वेल चाहिए। ठीक है, ELISA का जो अपना इंक्यूबेटर है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और ELISA रीडर है। जब आखिर में हमारे पास रिज़ल्ट आएगी तो हम ELISA रीडर के थ्रू वो उसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन हम फाइंड करेंगे। ठीक है, वो ELISA रीडर के थ्रू करेंगे। ठीक है, और माइक्रो प्लेट वॉशर, ठीक है, जो कि ऑटोमेटेड वॉशर मशीन्स हैं, और ये जो हमारे पास जो वॉशिंग स्टेप्स है उसके लिए फिर हमारे पास यूज़ होगी। और ऑटोमेटेड पाइपेट्स, ठीक है, जो माइक्रो पाइपेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होनी चाहिए, 100 का होनी चाहिए, 1000 का होनी चाहिए। ठीक है, और 10 माइक्रोलीटर का होनी चाहिए, ताकि हम जो डिफरेंट क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे डिफरेंट स्टेप्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पाइपेट्स भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ELISA किट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ब्लू टिप्स और येलो टिप्स होनी चाहिए। अभी मैं इन जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जो कंटेंट मैंने दी हुई है, ठीक है, इसके मैं आप लोगों को 1 बाय 1 पिक्चर दिखाता हूँ कि ये किस तरह होते हैं। ठीक है, ये ELISA रीडर हैं। ठीक है, डिफरेंट ELISA रीडर्स आते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट कंपनीज़ के, अलग अलग मेथड्स के ELISA रीडर्स हैं। इसमें आप लोग यहाँ पर देख लें, ये देख लें आप, यहाँ पर हमने प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाई देगा, और इसमें हमारे पास ये जो फाइनल स्टेप होता है, इसमें हमारे पास कलर प्रोड्यूस हुई होगी, और ये ELISA मशीन में इंजेक्ट होके आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले में कलर देगी, आप लोगों को रिज़ल्ट देगी कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये आप देख लें ELISA इंक्यूबेटर्स हैं। ठीक है,
ये इसके लिए स्पेसिफाइड इंक्यूबेटर्स हैं। और ये इसमें आप लोग देख लें, यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है और दूसरा प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। एट अ टाइम ये 2 प्लेट्स को मतलब रीड कर सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे इस तरह होते हैं। ये भी डिफरेंट कंपनीज़ के, डिफरेंट साइज़ के, और इसमें कुछ इस तरह होते हैं कि इसमें सिर्फ एक वेल की कैपेबिलिटी होती है कि वो सिर्फ एक प्लेट को मतलब एट अ टाइम रीड कर सकता है, ठीक है। और ये एलाइज़ा वेल्स हैं, ठीक है। इसमें जो बहुत माइनर क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं, ये सारे हम इसमें रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये एलाइज़ा रीडर है, और ये वाला एलाइज़ा रीडर आप लोग देख लें, इसमें सिर्फ एक ही एक ही प्लेट्स की कैपेसिटी है। ये हमारे पास जो ये फर्स्ट वाला जो पाइपेट है, ये हमारे पास सिंपल है, और ये दूसरा वाला है मल्टी चैनल, ठीक है। इसमें आप लोग देख ले, एट अ टाइम आप लोग 8 सैंपल इसमें से मतलब रन कर सकते हैं। 8 सैंपल आप पिक कर सकते हैं और डिस्पेंस कर सकते हैं। और बहुत कॉस्टली होती है और उसके साथ बहुत केयर करनी होती है, ठीक है। मल्टी चैनल, इसमें मल्टी चैनल हमारे पास जो यूज़ होती है, तो इससे हमारे पास हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। हम एट अ टाइम 8 सैंपल से पिकिंग कर सकते हैं, और एट टाइम 8 सैंपल्स को मतलब हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास ब्लू टिप्स हैं, जो कि 100 और 200 माइक्रोलीटर्स के यूजुअली आते हैं। और ये जो ब्लू होते हैं, इसकी कैपेसिटी 1 ml होती है, ठीक है। जो लार्ज क्वांटिटी है फिर इसके लिए हम ब्लू टिप्स यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल क्वांटिटीज़ है फिर इसके लिए हम येलो टिप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी वो एलाइज़ा की पार्ट 2 होगी। इसकी जो बाकी हिस्सा है, जो बाकी पार्ट है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। एलाइज़ा के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जो सारे टाइप्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे हम पढ़ेंगे, और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।